भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। साकोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहन चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 6,90,000 रुपए मूल्य की 14 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार 5 फरवरी 2026 की रात करीब 8 बजे साकोली तहसील के शिवनीबान निवासी ज्ञानेश्वर विठल कुमरे उम्र 54 वर्ष के घर के पोर्च में खड़ी 24,000 रुपए कीमत की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी थी। पीड़ित की शिकायत पर साकोली पुलिस स्टेशन में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। जांच के दौरान 17 फरवरी 2026 को पुलिस निरीक्षक महादेव आचरेकर को गुप्त सूचना मिली कि मौजा सानगढ़ी में भीमसेन रामटेके और सचिन तरो ने चोरी की मोटरसाइकिल का सौदा करने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसके बाद 18 फरवरी 2026 की रात 2:30 बजे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उन्हें 20 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेजा। आगे की गहन पूछताछ में एक बड़े अंतर जिला वाहन चोरी गिरोह का खुलासा हुआ। गिरोह में भीमसेन माणिक रामटेके उम्र 21 वर्ष, बोंडगांव देवी निवासी, कुंदन शांति प्रसाद भैसारे उम्र 19 वर्ष, दाबना निवासी सचिन विलास तरोने उम्र 24 वर्ष एवं बाकड़ी निवासी मोहम्मदीप जैतलाल रामटेके उम्र 35 वर्ष सहित 2 विधि संघर्षग्रस्त बालकों की संलिप्तता सामने आई है। जांच में सामने आया कि गिरोह ने साकोली क्षेत्र में 9, लाखनी में 1, पालनपुर में 1 तथा गोंदिया जिले में 8 सहित कुल 19 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। इनमें से 5 मोटरसाइकिलों को तोड़कर उनके पार्ट्स कबाड़ी को बेच दिए गए थे, जिसके चलते संबंधित कबाड़ी को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने अब तक 14 मोटरसाइकिल बरामद कर ली है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 6,90,000 रुपए बताई जा रही है। मामले की आगे की जाँच जारी है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी शिवम बिसापुरे तथा पुलिस निरीक्षक महादेव आचरेकर के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक प्रशांत वडूले, हवालदार अनिफ राउत और पुलिस टीम के अन्य कर्मियों ने संयुक्त रूप से की है। गोसेखुर्द परियोजना से प्रभावित कई गांव का पुनर्वास अब भी अधूरा है। शेष गांव के पुनर्वास के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसे तत्काल उपलब्ध कराया जाए। यह मांग विधायक डॉक्टर परिणय फुके ने 25 फरवरी को विधान परिषद में उठाई। साथ ही पुनर्वसित गाँव में बुनियादी सुविधाओं के लिए विशेष निधि देने की भी मांग की। इस पर जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। मुंबई में चल रहे बजट सत्र के दौरान डॉक्टर फुके ने गोसेखुर्द परियोजना से प्रभावित गांव के लंबित पुनर्वास का मुद्दा उठाया। सभी लंबित गांव के पुनर्वास के लिए 1,000 करोड़ रुपए की तत्काल व्यवस्था और पुनर्वसित गांव में आधारभूत सुविधाओं हेतु अलग विशेष निधि देने की मांग डॉक्टर परिणय फुके ने सदन में जोरदार तरीके से उठाई। म्हणजे पावसात जातं तर ठीक आहे, 42 गावांमध्ये पाणी जातं, पण हे ते बांध असल्यामुळेच होतं ना। तो बांध जर नसला असता ते या गावांमध्ये बॅकवॉटरच्या याच्यात पाणी नाही गेलं असतं। आणि म्हणून ज्या गावांमध्ये पावसाळ्याच्या 3 महिने पूर्ण अर्ध्याहून जास्त गावं डुबतात, अर्ध्याहून जास्त घरं डुबतात आणि मातीचे घर आहेत, ते एकदा जर ओले झाले, त्याला जर रोल पकडला तर 100% ते घरं पडतात। आणि मी तुम्हाला सांगतो की 2020 मध्ये पूर आला होता, 2022 मध्ये पूर आला होता। त्यावेळेस आपण विरोधी पक्षात होतो, खुद स्वतः माननीय फडणवीस साहेब तिथे येऊन त्यांनी बघितली, पाहणी केली। आम्ही दरवर्षी पाऊस पडल्यावर तिथे जाऊन बघतो आणि किमान आम्ही जे म्हणतो की जे 3 गावं जे महत्त्वपूर्ण जे गावं आम्हाला आपल्याला सांगतो, मी हे नाही म्हणत आपल्याला पूर्ण 42 गावाला पुनर्वसन करा म्हणून, पण हे जे दमणीपाड, कारदा आणि खमारी जे आहेत, हे गावं आपल्याला पुनर्वसन करायला लागणार, त्याच्याशिवाय तिथे पर्याय नाही। आणि जर आपल्याला जर आमच्या बोलण्यावर जर शंका असणार तर आपण स्वतः तिथे दौरा करून स्वतः आपल्या डोळ्यांनी बघून आपण बघावं। हे झाला पावसाळ्याचा विषय। एक मिनिट, दुसरा विषय आमचा असा आहे की आज आता उन्हाळा आहे, आताही ज्या गावांमध्ये ज्या शेतींमध्ये पाणी आहे, किमान त्या गावांना तर आपण पुनर्वसन करू शकतो।
त्या शेतांना आपण पुनर्वसन करू शकतो, तर ते आपण करणार का, हा माझा विषय. तिसरा एक, आपल्याकडे अनेक पत्र बरोबर आहे, तुम्हाला प्रश्नांची उत्तरं पाहिजे ना, तर तुम्ही 2-2 प्रश्न घ्या, मी संधी देते, पण त्यांची उत्तरं ऐकून पुढे चाला ना, नाही तर मग परत तुम्ही फक्त वस्तुस्थिती मांडताय, पण त्याच्यावर सरकारकडून दिलासा द्या पाहिजे ना आपल्याला. बोला. ठीक आहे, तर आपण 42 गावांचा विषय थोडा बाजूला ठेवू, पण आपण 3 गावांचा विषय केला. निश्चित आपण त्या संदर्भामध्ये मी आठवडाभरातच माहिती मागवतो. मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ अधिकारी त्या ठिकाणी पाठवतो, त्यांच्याकडे माहिती असेल. नाही असं करायचं नसतं. होच म्हणतो ना, पण माहिती तर घ्यावी लागेल ना. तर त्या संदर्भामध्ये माहिती आपण तात्काळ घेऊ, आणि जर हे खरंच तसे बाधित असतील तर यांचा समावेश आपण त्यामध्ये निश्चित त्या ठिकाणी समाविष्ट करू. एवढा हळू आवाज काढून सांगू नका, सांगा एकदम असा हळू आवाज सांगू नका. 3 गावांचा तुमचा असा दणदणीत आवाज असतो, सांगा ना. समोर कुठेतरी पाहिजे, तेव्हा जरा बोलायला जोर येतो. आता कोणी नसल्यामुळे असं निश्चित आपण सन्मान्य सदस्यांनी जे 3 गावं सांगितलेले आहेत त्या संदर्भामध्ये तात्काळ माहिती घेऊ, आणि आठवडाभरामध्ये या संदर्भातला आपण त्या ठिकाणी निर्णय करू. पण ही गावं सगळी करताना आपण त्याचा व्यापकॉस्टने सुद्धा या संदर्भामध्ये सगळी माहिती घेतलेली आहे. त्यांनी सुद्धा येऊन चौकशी केलेली आहे, सर्वे केलेला आहे, आणि त्यांनी ज्या गावाचा समावेश सांगितला आहे ते आपण केली. 42 गावांच्या संदर्भामध्ये सुद्धा त्यांनी सर्वे केला आहे, त्याचा रिपोर्ट सुद्धा आपल्याकडे या ठिकाणी आलेला आहे. ही केंद्र शासनाची एजन्सी आहे, मोठी एजन्सी, व्यापकॉस्ट म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची एजन्सी आमच्या खात्याची केंद्र सरकारच्या मध्ये. पण त्यांनी सुद्धा आपल्याला ही माहिती दिलेली आहे, त्याचा रिपोर्ट सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आपण पूरग्रस्त म्हणून आपण त्याला जाहीर करू शकतो, पण पुनर्वसन किंवा प्रकल्पग्रस्त म्हणून त्यांचं आपल्याला त्या ठिकाणी करता येत नाही. पूरग्रस्त म्हणून जे निकष आहेत त्या निकषामध्ये ज्या ज्या सुविधा आहेत त्या आपण त्यांना निश्चित त्या ठिकाणी देणार आहोत. पण आपण जे 3 गावांचा आग्रह धरलेला आहे त्या संदर्भामध्ये आपण 8 दिवसामध्ये त्या ठिकाणी निर्णय घेऊ. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पुणे ने भंडारा जिले के सभी 124 रेत घाटों से रेत उत्खनन पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। 5 फरवरी को लगाई गई अंतरिम रोक के बाद 25 फरवरी को हुई सुनवाई में न्यायाधिकरण ने जिला प्रशासन के जवाब पर असंतोष जताते हुए प्रतिबंध जारी रखने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई अब 10 मार्च को होगी। सुनवाई से पहले ही 9 फरवरी को जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा 24 घाटों से रेत उत्खनन की अनुमति जारी की गई थी। इस पर एनजीटी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन बताया और प्रशासन को फटकार लगाई। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले के किसी भी घाट से रेत उत्खनन नहीं किया जाएगा। नागरिकों एवं किसानों के राजस्व विभाग से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से राज्य भर में मार्च से मई 2026 के दौरान मंडल स्तर तथा नगर परिषद नगर पंचायत स्तर पर छत्रपति शिवाजी समाधान शिविर अभियान प्रथम चरण आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में भंडारा जिले में भी विस्तृत कार्यक्रम तय किया गया है। अभियान के तहत राजस्व संबंधी दैनंदिन समस्याओं का समाधान, महाराष्ट्र जमीन राजस्व संहिता की नई पहलुओं के जन जागरण एवं डिजिटल सेवाओं का अधिकतम उपयोग और सिंगल डे सर्विस डिलीवरी के माध्यम से उसी दिन सेवा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जाएगा, जिसके लिए 7 मार्च शाहपुर, सावरला, देवाड़ी, पालोरा, सानगढ़ी, पालांदुर, भागड़ी में 1 दिवसीय मुहिम चलाई जाएगी। 14 मार्च को धारगांव, आमगांव, मिटेगांव, वर्ठी, एकोड़ी, मुरमाड़ी, बारवा। 24 मार्च को पहला, चिचाल, करडी, साकोली, मासल। 10 अप्रैल को खमारी, आसगांव, मर्रा, कांदरी, सानगढ़ी, पीपलगांव, विरली। 17 अप्रैल को बेला, कोंढा, सिहोरा, कन्हालगांव, एकोड़ी, पोहरा, बारवा में शिविर होंगे। 8 मई को भंडारा, पौनी, तुमसर, मोहाड़ी, साकोली, लाखनी एवं 15 मई को खोकरला, अडाल, नाकाडोंगरी, आंधलगांव, साकोली, लाखांदूर छत्रपति शिवाजी समाधान शिविर आयोजित किए गए हैं। स्थानीय एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल को नागपुर में आयोजित एक विशेष समारोह में हाल ही में सर्वश्रेष्ठ उदीयमान विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान MIMNA एड्यू नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, नवाचार आधारित शिक्षण पद्धति तथा मूल्यपरक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों की सराहना के रूप में दिया गया। अल्प अवधि में ही स्कूल ने शैक्षणिक गुणवत्ता सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धियां, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित विविध उपक्रमों तथा आधुनिक शिक्षण तकनीकों के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। विद्यालय प्रबंधन ने इस सफलता का श्रेय समर्पित शिक्षक वृंद, उत्साही विद्यार्थियों और अभिभावकों के निरंतर सहयोग को दिया। विद्यालय के संचालक डॉक्टर राजेश चंदवानी, सचिव डॉक्टर गीता चंदवानी तथा प्रबंधक GH ठाकरे के नेतृत्व में प्रेरणादायी शैक्षणिक वातावरण तैयार किया गया है।
जिले में रेत घाटों की विधिवत नीलामी के बावजूद सुपर एंट्री के नाम पर अवैध रेत परिवहन धड़ल्ले से जारी है। यह आरोप पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने भंडारा में एक प्रेस वार्ता में लगाया। उन्होंने कहा कि उत्खनन पर प्रतिबंध के बावजूद विशेष अनुमति देकर रेत चोरी को खुली छूट दी जा रही है, जो शासन की आंखों में धूल झोंकने के समान है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को गोपनीय शिकायत भेजकर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। चरण वाघमारे ने पत्रकार परिषद में कहा कि जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी है वही पूरे खेल में संलिप्त नजर आ रहे हैं। अवैध परिवहन को रोकने के बजाय जिम्मेदार विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। पर्यावरणाची एनओसी नाही म्हणून काही घाटाला स्थगिती आली, काही घाट सुरू झाले, पण एक नवीन प्रकार उघडकीस आलेला आहे सुपर एंट्री नावाचा। म्हणजे ती सुपर एंट्री अशी आहे की तुम्ही रॉयल्टी न घेता तुम्ही रेतीची चोरी करा, 5 ब्रासच्या जागी 10 ब्रास रेती वाहतूक करा, तुमची गाडी कोणी पकडणार नाही, फक्त आमची एंट्री तुम्हाला द्यावी लागेल। अशा पद्धतीनं छुपी माहिती माझ्यापर्यंत आलेली आहे आणि त्या संदर्भात गोपनीय तक्रार या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यापर्यंत सुद्धा करण्यात आलेली आहे, तरीही शासनाने आतापर्यंत दखल घेतली नाही। आपल्या माध्यमातून मी राज्य सरकारला विनंती करतो की राज्याच्या अधिवेशन सुरू आहे, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे, गंभीर बाब आहे। एकीकडे राज्य मोठ्या प्रमाणात दिवाळखोरीत आहे, 95,000 कोटी रुपये आतापर्यंत ठेकेदारांचे दिले नाही बांधकामाच्या आणि 9,35,000 कोटी रुपये राज्यावर खर्च असताना अवैध रेती वाहतुकीतून सुपर एंट्री हा जर विषय सतत भंडारा जिल्ह्यात सुरू राहिला तर करोडो रुपये हे शासनाच्या खजिन्यापासून दूर राहतील आणि अधिकाऱ्यांच्या खिशामध्ये वाम मार्गाने जातील। त्यामुळे ही सुपर एंट्री राज्य सरकारने बंद केली पाहिजे। होलिका दहन एवं धूलिवंदन को लेकर जिले में 2 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है, जिसके अनुसार 2 मार्च को जिलाधिकारी द्वारा घोषित होलिका दहन की छुट्टी एवं 3 मार्च को धूलिवंदन की नियोजित सरकारी छुट्टी, ऐसे 2 दिवसीय अवकाश दिया गया है, जिसके कारण शालाएं बंद रहेगी। जिला परिषद शिक्षा विभाग की ओर से जिले की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं को जिलाधिकारी द्वारा 2 मार्च को होलिका दहन की छुट्टी घोषित की गई है। साथ ही धूलिवंदन की छुट्टी 3 मार्च को सरकारी छुट्टी के रूप में पहले से नियोजित है। ऐसे 2 दिन जिले की शालाएं बंद रहेगी, किंतु इस दौरान 2 मार्च को सीबीएसई बोर्ड के घोषित कक्षा 10वीं एवं 12वीं के पेपर होंगे। यह जानकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा अधिकारी मनीषा गजभिये ने दी है। मोहाड़ी तहसील कार्यालय मोहाड़ी के सभागार में भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले की अध्यक्षता में जनहित से जुड़ी समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान नागरिकों ने कई वर्षों से लंबित समस्याओं को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। इनमें पट्टे वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध रेत उत्खनन, पेयजल समस्या, विद्युत आपूर्ति, वन विभाग, भूमि अभिलेख, 52 सिंचाई योजना सहित तहसील से संबंधित विभिन्न मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। नागरिकों ने शिकायत की कि पात्र लाभार्थियों को अब तक पट्टे नहीं मिले हैं तथा किसानों के खेतों तक 52 योजना का पानी नहीं पहुंच रहा है। वहीं घरकुल योजना में अनियमितताओं और रेत की अवैध बिक्री के आरोप भी लगाए गए। जल जीवन मिशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए गए। भूमि अभिलेख विभाग द्वारा सहयोग नहीं किए जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई। इसके अलावा कृषि एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याएं, किसानों के शोषण, अवैध रेत उत्खनन पर रोक, घरकुल धारकों को मुफ्त रेत उपलब्ध कराने, औषधि आपूर्ति समय पर करने तथा शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की मांग नागरिकों ने रखी। संजय गांधी निराधार श्रावण बाल योजना, दिव्यांग एवं कलाकारों के मानधन समय पर जमा करने तथा तहसील कार्यालय में अतिरिक्त शुल्क वसूली बंद करने की भी मांग की गई। समीक्षा बैठक के दौरान सांसद डॉक्टर पडोले ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए जन समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।